हेलो बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं फेजर डायग्राम्स के बारे में। अभी तक हमने एसी में क्या पढ़ा? एसी में पढ़ा कि मीन वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो अब इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी होता है कि हम ग्राफिकली इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम बेसिकली एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट को विद फेज एंगल। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से कितना फेज एंगल बनाते हैं। और ये जब क्या होता है, आप सेम फ्रीक्वेंसी होते हैं, क्योंकि जैसे जब आपके घर में जब सप्लाई आती है तो ऐसा नहीं है कि जो वोल्टेज है उसका अलग फ्रीक्वेंसी है, करंट है उसका अलग फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो कभी कभी आता है फेज आउट ऑफ फेज, तो जैसे ऑसिलेटिंग साइनसोइडल वेव होते हैं, ठीक है, आपके एसी। तो कोई कॉस वेव भी हो सकता है, कोई साइन वेव भी हो सकता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और फैन चालू है, फिर क्या होता है कि लाइट चली जा रही है, फिर फैन से एक आजाद से हम्बिंग साउंड आने लगती है गूं करके। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जो आपके घर में सप्लाई हो रही साइन वेव है, आपका जो अप्लायंस जो ऑपरेट करने के लिए बना है वो साइन वेव बना है। और इन्वर्टर में दोनों चीजें हो जाती हैं, कभी कभी साइन वेव भी होता है, कॉस वेव भी होता है। तो अगर साइन वेव का अप्लायंस आप यूज करोगे कॉस वेव पे, तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ऑड पड़ जाती है और इवन होकर उसके चक्कर में थोड़ा सा आपको वाइब्रेशनल साउंड आता है जो कि कॉइल का होता है। तो यही सब देखते हैं कि जो फेजर को अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ एज रोटेटिंग वेक्टर्स विद द फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेजर। बेसिकली आपको जैसे वेव होती है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी में ये मान लो एक ईएमएफ होगी तो एक करंट होगी, क्योंकि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा अलग होता है और करंट का थोड़ा अलग होता है। तो अब इसी को रिप्रेजेंट करना हो एक रोटेटिंग वेक्टर, तो मान लीजिए एक एक्सिस है ऐसे कोई ओरिजिन के साथ में, तो हमें ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हमने ईएमएफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया तो ये जो एंगल बनेगा वो फेज एंगल हो जाएगा, मान लो ओमेगा टी है, ठीक है। और ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर होगी वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसको यहां पे लेके चलेंगे तो अगर करंट है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो कॉस ओमेगा टी भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसी का वर्टिकल कंपोनेंट आई साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट आ रहा है, तो ये जो आपका है, यानी ये जो है जो रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। तो अब आपके सामने कुछ सर्किट आएंगे कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को अगर एक रजिस्टर के थ्रू भेजते हैं तो ईएमएफ और करंट के बीच में क्या फेजर बनेगा। थ्रू कैपेसिटर भेजा जाए तो क्या फेजर बनेगा, इंडक्टर के थ्रू भेजते हैं तो क्या बनेगा। ऐसे बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रजिस्टर के थ्रू भेजते हैं तो हमारा फेजर क्या होता है, करंट क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। तो इसको पहले हम साफ कर देते हैं। तो पहली सर्किट है हमारी कि अगर एसी को रजिस्टर के थ्रू सेंड किया जाए तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए रजिस्टर है, तो रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल हाँ सही है, ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर हो गया। अब इसको हमें कनेक्ट किसके थ्रू करना है, एसी के थ्रू। तो एसी का सिंबल कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये आपका जो एसी है वो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो मान लीजिए कोई एक सर्किट है जिसके थ्रू एक रेजिस्टेंस एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्या है। अगर ओम्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है, यही होता है। तो अब चूंकि हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो ई इक्वल टू इसको आई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होती है, अगर ईएमएफ आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब हम इसको अगर वैल्यू पुट करें तो आपका हो जाएगा ई नॉट, ई की वैल्यू अगर यहां पे पुट कर लें तो ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आई आर है। हमें करंट आई के लिए चाहिए तो आर इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब देखो v इक्वल्स टू आई आर है तो v बाई आर क्या होता है, करंट होता है। तो यह मैक्सिमम जो आपका ईएमएफ है उससे अगर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे रिजेंबल हो जाएगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। तो वो आई नॉट क्या हो गई, मैक्सिमम करंट हो गई, और यहीं पे ईएमएफ आपका कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो साइन ओमेगा टी
साइन ओमेगा टी, आई नॉट ई नॉट। यानी क्या होगा, करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी सेम फेज में है, यानी कि एक साथ ही आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले इसका वेव फॉर्म बनाते हैं। तो वेव फॉर्म बनाएंगे तो मान लीजिए हमने ईएमएफ को ब्लैक पेन से ऐसे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो ये ई इक्वल टू आपका क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। ये इसका मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ई नॉट यहाँ पे। अब करंट है तो करंट भी सेम फेज है, तो यानी वोल्टेज के साथ साथ चलेगी। तो हम उसको ब्लू पेन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए आई नॉट हो गया। तो यहां पे करंट क्या होगी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत से बच्चे को लगता है कि यही फेजर है, ये फेजर नहीं है, ये वेव फॉर्म है। अब फेजर बनाएंगे चूंकि दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो हमें इनको ये जो आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए, ईएमएफ को बना लिया, ये कितने एंगल पे है, ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है यही फेज एंगल देखते हैं। और करंट का भी सेम है, बट कलर क्या है, डिफरेंट है। अब चूंकि सेम है तो इसी लाइन पे बनेगा, अलग नहीं बनेगा बेटा, इसी लाइन पे बनेगा। अब चूंकि ये कम है तो इसके लिए दिखा देंगे, ये हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, और ये जो ब्लैक पेन से दिखाएंगे वो ई नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। तो ये जो है ये फेजर है। तो जब भी आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा फेजर बनाने की जरूरत है, तो आप ये बना करके फ्री मत हो जाइएगा। हालांकि बनाना ये भी है, बट ये फेजर नहीं है, ये वेव फॉर्म है। तो इसको तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कैसे करंट चल रही होगी। एक्चुअली फेजर ये है जहां पे आपने फेज एंगल भी दिखाया है और आपने करंट और वोल्टेज को अलग अलग दिखाने की कोशिश की है एज अ रोटेटिंग वेक्टर। तो इसको फेजर डायग्राम कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के थ्रू बहुत सिंपल है, दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है वो आर के बराबर होता है, और करंट क्या होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा। तो देख